नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल एकलव्य ट्यूटोरियल सारण में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी कक्षा 9वीं के छात्रों के लिए बायोलॉजी विषय का जो आप सभी का अध्याय नंबर 2 यानी चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम उत्तक है, उस चैप्टर के सभी प्रश्नों का हल आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को कराने वाला हूँ। दोस्तों, आशा करूंगा आप लोग जो है इस वीडियो को अंत तक देखकर जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, साथ ही अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए अब हम लोग चलते हैं आप लोगों के प्रश्न की ओर और देखते हैं कि आप सभी के दूसरे चैप्टर यानी उत्तक वाले चैप्टर में कौन कौन सा प्रश्न और कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है। तो आप सभी का पहला प्रश्न दिया गया है, पौधों की लंबाई में वृद्धि किस उत्तक की क्रियाशीलता के कारण होता है। पहला दिया गया शीर्षस्थ विभोजी उत्तक के कारण, पार्श्वस्थ विभोजी उत्तक के कारण, या अंतर्वेष्टि विभोजी उत्तक के कारण, या फिर संवहन के कारण। इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा प्रथम यानी शीर्षस्थ विभोजी उत्तक के कारण। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, आपका दूसरा प्रश्न दिया गया है, किस प्रकार के उत्तकों की क्रियाशीलता के कारण पौधों में वार्षिक वलय बनते हैं। संवहन उत्तक के कारण, पार्श्वस्थ विभोजी उत्तक के कारण, या फिर शीर्षस्थ विभोजी उत्तक के कारण, या फिर दीर्घ उत्तक के कारण। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, पार्श्वस्थ विभोजी उत्तक के कारण। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न क्या दिया गया है, तो आप सभी का अगला प्रश्न है, पौधों में जड़ और तने की मोटाई किस उत्तक के कारण बढ़ जाती है। पहला दिया गया है कैबियम या संवहन उत्तक, दीर्घ उत्तक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कैबियम उत्तक, यानी कैबियम के कारण जो है पौधों की जो मोटाई है उनमें वृद्धि होती है। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, आपका चौथा प्रश्न है, मृदु उत्तक की कोशिकाओं के बीच पाए जाते हैं लिग्निन, अंतर कोशिकीय स्थान, तंतु, या फिर सुब्रिन। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर कोशिकीय स्थान। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न क्या दिया गया है, जिस मृदु उत्तक की कोशिकाओं में हरित लवक पाए जाते हैं उसे कहते हैं दीर्घ उत्तक, क्लोरेनकाइमा, पर्णहरित, या फिर स्थूलकोण उत्तक। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरेनकाइमा। फिर देखिए आपका छठा प्रश्न दिया गया है, नारियल का रेशा किस उत्तक का बना होता है। ए, द्विभोजी उत्तक का, संवहन उत्तक या दीर्घ उत्तक का, या फिर उत्तक का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा द्विभोजी उत्तक। फिर देखिए आपका सातवां प्रश्न दिया गया है, निम्न में कौन फ्लोएम का भाग है। ट्रैकिड, चालनी नलिका, वाहिका, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चालनी नलिका। चालनी नलिका जो है क्या है, फ्लोएम का एक भाग है। फिर देखिए आपका आठवां प्रश्न क्या दिया गया है, आपका आठवां प्रश्न दिया गया है, जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार के उत्तक है। दीर्घ उत्तक है, मृदु उत्तक है, उत्तक रक्षी है, या फिर संवहन उत्तक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका संवहन उत्तक। फिर देखिए आपका नौवां प्रश्न क्या दिया गया है, आपका नौवां प्रश्न है, जाइलम में उपस्थित जीवित कोशिका का क्या नाम है। ट्रैकिड्स, जाइलम नलिका है, जाइलम तंतु, या फिर जाइलम मृदु उत्तक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जाइलम मृदु उत्तक, यानी ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न क्या दिया गया है, तो आप सभी का अगला प्रश्न दिया गया 10वां प्रश्न, ट्रैकिड्स पाए जाते हैं जाइलम में, फ्लोएम में, पेशी उत्तकों में, या फिर पेशियों में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जाइलम में। आप सभी का अगला प्रश्न है अति लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर, यानी हम लोग अब अति लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर देंगे। पहला प्रश्न है, एक पादप उत्तक का नाम बताएं, यानी हमें क्या करना है, एक पादप उत्तक के नाम को बता देना है। तो देखिए जैसे हो जाएगा जाइलम। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया दूसरा प्रश्न, जड़ के शीर्ष पर कौन उत्तक पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा शीर्षस्थ विभोजी उत्तक। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न क्या दिया गया है, आपका अगला प्रश्न दिया गया है 3रा प्रश्न, सरल उत्तक के 2 उदाहरण दें।
तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मृदु उत्तक और स्थूल कोण उत्तक। फिर देखिए आपका चौथा प्रश्न क्या दिया गया है। आपका चौथा प्रश्न दिया गया है किस उत्तक की कोशिकाएं सदा विभाजित होती रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विभोजी उत्तकी उत्तक। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया पांचवा प्रश्न, विभोजी उत्तकी उत्तक को किस आधार पर विभाजित किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा शीर्षस्थ के आधार पर, पार्श्वस्थ के आधार पर और उसका हो जाएगा अंतर्वैशी के आधार पर। फिर देखिए आपका छठा प्रश्न क्या दिया गया है। आप सभी का छठा प्रश्न दिया गया है किस सरल उत्तक में अंतःकोशिकीय स्थान होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मृदु उत्तक, सरल उत्तक। फिर देखिए आपका सातवां प्रश्न दिया गया है दो उत्तकों के नाम बताइए जो पौधों के यांत्रिक सहायता देते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका स्थूल कोण उत्तक तथा दृढ़ उत्तक। फिर देखिए आपका आठवां प्रश्न दिया गया है वैसे मृदु उत्तक को क्या कहते हैं जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हरित उत्तक क्लोरोन कालना में। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है नौवां प्रश्न, किस उत्तक की कोशिकाओं में भित्ति अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्थूल कोण उत्तक की कोशिकाओं में। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न 10वां प्रश्न दिया गया है नारियल का रेशा किस उत्तक का बना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्थूल कोण उत्तक का। फिर देखिए आपको 11वां प्रश्न दिया गया है मृदु उत्तकों की दो विशेषताएं लिखें। तो मृदु उत्तकों की दो विशेषताएं हो जाएगा पौधों को सहारा देते हैं, यह खाद्य का संचयन करते हैं। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया 12वां प्रश्न। आपका 12वां प्रश्न दिया गया है दो अस्थायी पादप उत्तकों के नाम लिखें। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सरल अस्थायी उत्तक, जटिल अस्थायी उत्तक। फिर देखिए आपका 13वां प्रश्न दिया गया आप सभी का जाइलम का निर्माण किन तत्वों से होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका वहनिकाएं या ट्रेकिड्स, दूसरा में हो जाएगा वहिकाएं, तीसरा में हो जाएगा जाइलम तंतु, फिर हो जाएगा जाइलम मृदु उत्तक। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न यानी चौथा प्रश्न यानी 14 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है, दिया जाइलम का मुख्य कार्य है। हमें जाइलम के मुख्य कार्य को बताना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1 नंबर में मुख्य कार्य में ये पौधों को यांत्रिक सहायता देती है एवं जल को तने जड़ से पत्ती तक पहुंचाती है। दूसरा इसका मुख्य कार्य हो जाएगा यह मुख्यतः पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। ये जो पौधे हैं उनको क्या करता है, ये यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। फिर देखिए यहाँ पे तीसरा इसका मुख्य कार्य हो जाएगा यह भोजन संग्रह करता है एवं किनारे की ओर पानी के पार्श्वीय संवहन में मदद करता है। फिर देखिए आपका 15वां प्रश्न दिया गया है फ्लोएम किन तत्वों से बनता है, हमें बताना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा चालनी नलिकाएं, सहकोशिकाएं, फ्लोएम एवं बाष्प तंतु या फिर फ्लोएम मृदु उत्तक। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है किस उत्तक द्वारा पौधों में खाद्य पदार्थों का संवहन होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फ्लोएम उत्तक द्वारा संवहन होता है। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया 17वां प्रश्न किन्हीं दो प्रकार के एपिथेलियम उत्तक का नाम लिखें। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सल्की या सल्काय एपिथेलियम, दूसरा हो जाएगा स्तंभाकार एपिथेलियम। पक्षमाभी एपिथेलियम की सिलिया में होने वाली गति क्या कहलाती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पक्षमाभी एपिथेलियम की सिलियों में होने वाली गति सिलिया गति कहलाती है। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया 20 नंबर प्रश्न संयोजी उत्तक के दो उदाहरण दें। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका एडियोलर उत्तक और हो जाएगा एडिपोज उत्तक। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया 21 नंबर प्रश्न संयोजी उत्तक कितने प्रकार की होती है, नाम लिखें। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वास्तविक संयोजी उत्तक, दूसरा हो जाएगा कंकाल उत्तक, तीसरा हो जाएगा आपका
तरल ऊतक या संवहन ऊतक। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न यानी 22 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है, एरियोलर ऊतक में पाए जाने वाले दो प्रकार की कोशिकाओं का नाम लिखे। तो यहाँ पे पहला हो जाएगा आपका फाइब्रोब्लास्ट, दूसरा हो जाएगा हिस्टोसाइट्स। फिर देखिए आपका 23 नंबर प्रश्न यानी 23वां प्रश्न क्या दिया गया है, दिया गया है एडिपोज ऊतक में पाए जाने वाले संचित भोज्य पदार्थ क्या है। वसा एडिपोज ऊतक में पाए जाने वाला संचित भोज्य पदार्थ है। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है 24 नंबर प्रश्न, अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाला ऊतक टेंडन कहलाता है। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाली ऊतक क्या कहलाती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा लिगामेंट अस्थि। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है 26 नंबर प्रश्न, दो मुख्य प्रकार के कंकाल ऊतक का नाम लिखें। तो यहाँ पे पहला हो जाएगा उपास्थि ऊतक और दूसरा हो जाएगा अस्थि ऊतक। फिर देखिए आपका 27वां प्रश्न दिया गया है, उपास्थि ऊतक में मैट्रिक्स में पाए जाने वाले कोशिका क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका केंद्रियोब्लास्ट। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया 28वां प्रश्न, दो प्रकार के तरल संयोजी ऊतक का नाम बताएं। यानी हमें दो प्रकार के तरल संयोजी ऊतक का नाम लिखना है। तो पहला हो जाएगा तरल संयोजी ऊतक रुधिर और प्लाज्मा। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, रक्त के प्लाज्मा में पाए जाने वाले तीन प्रकार की रुधिर कणिकाएं कौन कौन सी है। तो पहला हो जाएगा लाल रुधिर कणिकाएं, दूसरा श्वेत रुधिर कणिकाएं, तीसरा हो जाएगा आपका प्लेटलेट्स। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, शारीरिक अंगों में गति किस प्रकार के ऊतक के कारण होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका पेशी ऊतक के कारण। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, जंतुओं का मस्तिष्क किस प्रकार के ऊतक का बना होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका तंत्रिका ऊतक से। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया, तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या कहलाती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, बहुकोशिकीय जीवों में कार्यों के दक्षता पूर्वक संचालन के लिए क्या व्यवस्था रहती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका बहुकोशिकीय जीवों में कार्यों के दक्षता पूर्वक संचालन के लिए कोशिकाएं के भिन्न भिन्न समूह होते हैं। कोशिकाओं के इस समूह को ऊतक कहते हैं। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, समान उत्पत्ति तथा समान कार्य को संपादित करने वाले कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका ऊतक। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, तने की चौड़ाई में वृद्धि किन ऊतकों के निर्माण से होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका पार्श्वस्थ विभोज्योतिकी ऊतक। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, पत्तियों के आधार पर या टहनी के पर्व के दोनों ओर पाए जाने वाले ऊतक को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका अंतर्वशी या अंतर्वृष्टि। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, अस्थायी ऊतक का निर्माण किस ऊतक की वृद्धि के फलस्वरूप होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अंतर्वशी या अंतर्वृष्टि ऊतक। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया, सरल अस्थायी ऊतक किस प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा समरूप कोशिकाओं का बना होता है। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, जलीय पौधों में मुख्यतः किस प्रकार का ऊतक पाया जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वायु युक्त या एरेनकाइमा। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, किस ऊतक की कोशिकाएं मृत लंबी सरकरी तथा दोनों सिरों पर नुकीली होती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वृद्ध ऊतक या स्क्लेरेनकाइमा का। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, शुष्क स्थानों पर पाए जाने वाले पौधों में एपिडर्मिस की कोशिकाओं के ऊपर किसकी एक परत रहती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्यूटिकल की। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है,
क्या कर्क कोशिकाओं में जीव द्रव्य पाए जाते हैं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नहीं। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने ऊतक क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जटिल अस्थायी ऊतक। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, जाइलम एवं फ्लोएम मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा संवहन मंडल का। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, स्वकोशिकाएं चालनी नलिका के किस भाग में अवस्थित रहती है? तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा पार्श्व भाग में। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, किस तंतु ऊतक की कोशिकाएं फर्श या दीवार पर लगी चपाती ईंटों की तरह दिखाती है? तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका सल्की या स्लम्बा एपिथेलियम। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, किस ऊतक के मुक्त सिर पर सूक्ष्म रसांकुर विद्यमान होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका स्तंभाकार एपिथेलियम। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया, छोटी आंत के भीतर स्तर का निर्माण किस ऊतक से होता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक से। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, घनाभाकार कोशिकाओं वाले ऊतक को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्यूबाइडल एपिथेलियम। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न दिया गया है, अंडवाहिनियों में अंडाणु को एक ही दिशा में जाने देने के लिए किस ऊतक की कोशिकाएं मदद करती है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका पक्षमादी या पक्षमल एपिथेलियम ऊतक। तो दोस्तों इसी के साथ ये जो हमारा वीडियो है वो समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।